हाँ फ्रेंड, कैसे आप लोग। चलिए आज लेकर आए हैं सेट नंबर 4। 3 तक तो कल हो गया था। सेट नंबर 4 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिर से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको काफी लिए उपयोगी साबित होगा। और तो शुरू करते हैं। कल जो है एडिट करने के दौरान लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल देखे होंगे कट गया था, वो उसको आज जो है बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दृष्टि से हर एक एक पल जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। भले ही अभी एग्जाम का डेट नहीं आया हो, लेकिन बहुत जल्द ही एनटीपीसी एग्जाम होने के बाद ग्रुप डी का भी डेट देगा। इसलिए आप अच्छी से मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस सेट जो है जरूर बनाइए। और आपका कौन सा क्षेत्र कमजोर है वह हमें तो पता नहीं है, लेकिन आपको जरूर पता है और आप ही उसे दूर कर सकते हैं। तो जब भी सेट बनाइए, जो पर्सन लगे कि मेरा यह कमजोर है उसको हमेशा दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सेट प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो उसमें आसानी से जो है आपका नंबर बढ़ने लगेंगे। जो कमी होगा उसको आप दूर करते चलिएगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। कहता है कि अगर गर्म किया जाए तो अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब है विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब क्या है? विरोध करना। किसी भी चालक में जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी चालक है वह अर्धचालक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लेकिन कम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर जाना हो सीधे और इधर बेंच टेबल रखा हुआ है और इधर रास्ता पूरा खुला हुआ है, ठीक है, तो हम किधर आसानी से जा सकते हैं? रास्ता खुला उधर में तुरंत भाग जाएंगे, क्योंकि मेरा इधर कोई विरोध करने वाला नहीं है। कोई है नहीं, पूरा रास्ता खाली है, हम यहाँ दौड़ कर भाग जाएंगे, मतलब मेरा कोई जो है विरोध नहीं करता है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन का विरोध नहीं होता है, वह जो है आसानी से पार कर जाता है, ठीक है। लेकिन अर्धचालक में विरोध होता है। अब इधर में जाना है, बेंच टेबल है, तो हम तो जाएंगे जरूर, लेकिन क्या होगा, जाने में परेशानी होगा, बेंच टप कर जाएंगे, यानी मेरा थोड़ा सा जो रफ्तार है वो रुक जाएगा, यानी विरोध हो रहा है। तो अर्धचालक में थोड़ा सा जो है विरोध होता है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको रोकना, विरोध करना। तो कहता है कि गर्म करने पर अर्धचालक, अगर अर्धचालक को गर्म करेंगे तो अर्धचालक को गर्म करेंगे और जैसे जैसे उसमें तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, घट जाता है। और प्रतिरोध घटता है जिसके कारण क्या होता है, वह एक जो है अच्छे चालक के भांति काम करने लगता है। अगर अर्धचालक की बात कीजिएगा तो नोट कीजिएगा मेरे भाई, अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक है, फिर भी बड़े बड़े स्थानों पर जो है वहां पर जो है इसका प्रयोग जो है पाठ मशीनों में किया जाता है अर्धचालक, लेकिन फिर भी चालक के रूप में, क्योंकि अंदर जब इसका ताप काफी अधिक बढ़ता है तो क्या होता है, प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगा, चालक के भांति यह कार्य करने लगता है। तो दो अर्धचालक है, तो नोट कीजिएगा, पहला तो जर्मेनियम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो जब गर्म करेंगे मेरे भाई तो चालक के भांति काम करेगा, और चालक में क्या होता है, प्रतिरोध तो कम होता है, तो क्या हो जाएगा, घट ना जाएगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, घट जाता है। और चालक से पूछे तो कौन हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा, पहला जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो कहता है कि उसका क्या जो है नहीं बदलता है। तो प्रकाश जो है
प्रकाश का जो है विभिन्न माध्यमों में चाल जो है अलग अलग होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो इसका क्या नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा। जैसे अब जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम का मतलब विरल से सघन में, मतलब सघन मतलब खूब घना घना, और विरल का मतलब खाली है। तो विरल में स्वाभाविक प्रकाश का चाल अधिक होगा, और घना में जाएगा तो ऐसे भी जहाँ घनी आबादी हो वहां में गुजरने पर जो है दिक्कत होता है, और जहाँ रोड एकदम सरदर जो है फ्री हो वहां देखते हैं मोटरसाइकिल एकदम फाय भगा 80 के स्पीड में 70 के स्पीड आदमी भगा लेता है क्या। तो कहने का मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपका वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति जो है नहीं बदलता। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हर एक पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, देखिए अगर विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है तो इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ऑप्शन ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको फंसाने के लिए देगा। ठीक है, कुछ जो है वो अपना दिमाग लगाता है, जानवर के बच्चे क्वेश्चन हल्के देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ जो है उसमें परेशानी होता है, कुछ ऐसा ऑप्शन देते हैं कंक्लूजन बना के कि बच्चे उसमें फंसे। पहला कहता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद 3×10⁷ मीटर इनवर्स 1 है, 3×10⁵ है, और एक बार 3×10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय के जो तरंगे होते हैं उसका जो कहता है वेग क्या होता है, तो उसका वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1, मीटर सेकेंड इनवर्स 1। इनवर्स 1 इसलिए कि मीटर पर सेकेंड अगर लिखते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मीटर सेकेंड लिखा है इसलिए माइनस इनवर्स 1 लगा है क्योंकि वो बटा में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, 3×10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी जितना प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल होता है उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी चाल होता है। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और पिछले कुछ एग्जामों में ये काफी क्वेश्चन इससे पूछा है। ठीक है, तो कल भी कुछ क्वेश्चन पर देसी जो है बताए थे जुगाड़, आज भी देते हैं आपको, नोट कीजिएगा अच्छे से इसको। और इससे जो है 10-12 क्वेश्चन पूछता है, 10-12 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा मात्र 1-2 शब्द याद रखने से, और आपका आने वाले परीक्षा में इस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वह कोड क्या है उसको थोड़ा लिख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर भी लिए होंगे कुछ आदमी। चलिए तो इसको क्या करते हैं, हाँ उसका कोड क्या होता है विद्युत चुंबकीय का, उसको थोड़ा लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन था ना विद्युत चुंबकीय, लिखिएगा विद्युत चुंबकीय का कोडिंग लिखिएगा कि कौन कौन सा है, तो लिख लीजिए गाय पद्र असुरेदी, या आपका हो गया देसी जुगाड़। क्या याद रखना है,
गायपत्र असुरेदी, याद कीजिए गायपत्र असुरेदी, गायपत्र असुरेदी, गायपत्र असुरेदी, गायपत्र असुरेदी। यह क्या है? तो यह देसी जुगाड़ है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? यही है। बाकी बात जो बच गया वह सभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और कौन है इसमें से? एक ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा। देखिए क्या होगा, तो नोट कीजिए। यह हो जाएगा ग से गामा, ए से हो जाएगा आपका एक्स किरण, द से हो जाएगा आपका दृश्य, नहीं प्रा है ना, यह हो जाए आपका पराबैंगनी, यह हो जाए आपका दृश्य, अ से हो जाए आपका रक्त किरण, सु से हो जाएगा आपका सूक्ष्म, रे से हो जाएगा आपका रेडियो तरंग, रे से हो जाएगा रेडियो तरंग, दी से हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग कहेगा। तो गायपत्र असुरेदी क्या है? गायपत्र असुरेदी, गायपत्र असुरेदी। बस याद हो गया होगा मेरे भाई आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का कोटि त्रिक क्या है। तो गायपत्र असुरेदी, गायपत्र असुरेदी क्या होगा? ग से गामा हो जाएगा, एक से एक किरण हो जाएगा, पर से पराबैंगनी हो गया, धी से दृश्य हो गया, अ से अवरक्त हो जाएगा, सु से सूक्ष्म हो जाएगा, रे से रेडियो तरंग हो जाएगा, रेडियो तरंग, और दी से दीर्घ हो जाएगा। एकदम अच्छे से प्यार से इसको नोट कर लीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें जाकर देखिएगा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। देखिए एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, मात्र यह 3 शब्द याद रखने से आपका 8 क्वेश्चन कवर हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए, हाँ साइड हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नोट कर लिए होंगे और इस ट्रिक को बार बार रिवीजन भी कीजिएगा, तभी याद रहेगा। गायपत्र असुरेदी विद्युत चुंबकीय। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि श्यानता सर्वाधिक निम्न में से किसमें होता है? श्यानता, अब जानिए श्यानता आखिर होता क्या है। तो श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण होता है जो दो भिन्न तरल पदार्थों के या तरल पदार्थों के दो भिन्न परतों के बीच जो अपेक्षित गति होता है, उस अपेक्षित गति का विरोध करना ही श्यानता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है उसमें श्यानता भी अधिक होगा। कहने का मतलब कि जो जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता की मात्रा या श्यानता की मान सबसे ज्यादा होगी, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसमें श्यानता भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो कहता है कि श्यानता सर्वाधिक निम्न में से किसमें होता है? तो अब जो है कहता है जल है, शहद है, वायु है या कांच है। तो सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक जो है घन, खूब घन जो है कौन है? आप ही बताइए, सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? क्या? तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहद। चलिए हो गया आंसर आपका कि श्यानता सर्वाधिक किसमें होता है? शहद में होता है। नोट कीजिएगा, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसमें श्यानता अधिक होगा, और जिसका घनत्व सबसे कम उसमें श्यानता भी सबसे कम। सीधी सी बात है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पांचवा क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, कहता है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है? कौन सा वह एंजाइम है जो ग्लूकोज को किसमें बदलेगा मेरे भाई? एथिल अल्कोहल में। तो देखिए आपका सामने आंसर जाइमेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज, अमाल्टोज है। फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? पानी पी लिया जाए।
चलिए, हाँ तो क्वेश्चन क्या था पांचवा कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, जाइमेज। क्या हो जाएगा, जाइमेज जो है ग्लूकोज को जो है तोड़कर एथिल अल्कोहल में बदल देता है। जितने भी दारू शराब देखते होंगे पीता है उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। लेकिन न्यूज में सुनते होंगे कि फलाने जगह इतना जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मौत, 50 लोगों की मौत, 20 लोगों की मौत। वह कैसे होता है मेरे भाई, तो जब एथिल अल्कोहल तो दारू में पाया जाता है, जब काफी अधिक दिनों तक एथिल अल्कोहल जब रखा जाता है, अब दारू आया, अब दुकान में थोड़ी पता है कि कौन नया है कौन पुराना है, बहुत बहुत लिया दुकान में सरिया दिया। मान लो कि कोई बोतल जो है सजा दिया गया, ऊपर से आगे से जो हटा कर अपन बेचते गया उठा कर, और कुछ जो 2-3 साल उसी में रह गया, तो वही जब 2-3 साल रहता है तो वह जो है मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। और मिथाइल जब अल्कोहल बन जाएगा वही, तो वही जो है स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। वह एक जहरीला अल्कोहल बन जाता है। उसके पीने से क्या होती है, आंखों की रोशनी चली जाएगी और पीते ही आदमी जो है के बाद ऊपर भगवान के प्रिय हो जाता है। तो क्वेश्चन था ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जाइमेज। लेकिन पूछेगा कि आदमी की मृत्यु किसके पीने से होती है, तो होता है मेथिल अल्कोहल, जो जहरीला शराब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है थायराइड ग्रंथि की खराबी, कहता है कि मेरा थायराइड जो होता है गले में पाया जाता है, यह खराबी किसके कारण से होता है, क्यों खराब होता है। आपका ऑप्शन जो है विटामिन ए है, बी में है सी कैल्शियम है, आयोडीन है और लोहा है। तो फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। पास में नोटबुक और पेन तो दम अनिवार्य है मेरे भाई, रखना ही है, क्योंकि हर एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। हम उसी पॉइंट पर उसी को डिस्कशन करते हैं जो परीक्षा के एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछता भी है। ठीक है, और आपको काफी अधिक बेनिफिट भी मिलेगा इससे। चलिए, तो कहता है थायराइड ग्रंथि किसकी खराबी से, किसकी कमी से होता है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि या तो गला में पाया जाता है, तो यह किसके कमी से होता है, तो आयोडीन का। अगर नियमित रूप से अगर शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, उससे आपका थायराइड जो है ग्रंथि क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको जो है गर्दन में गोला लटक जाएगा। ठीक है, यह विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आयोडीन होगा। इसलिए देखते होंगे जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसे कुछ दिन पहले जो है कुछ दिन पहले मतलब 5-6 महीने पहले डॉक्टर सलाह देता है कि आप आयोडीन, जिस नमक में आयोडीन बुरकस व आयोडीन युक्त ही लवण का ही प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जो माँ जो बच्चे को जन्म देगी तो जब वो आयोडीन युक्त नमक खाएगी तो उसके शरीर में जो है आयोडीन की जो मात्रा है वह एक लेवल रहेगा, अच्छा रहेगा, और मतलब उसका आयोडीन का लेवल जो है वो बना रहेगा। इससे क्या होगा, जो जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे, जो शिशु होगा, बच्चा हो या बच्ची, वह जो है मानसिक रूप से वह स्ट्रांग होगा। इसीलिए जो है कहा जाता है। तो हो गया 6 क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट कीजिए। चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए तो 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 7वां क्वेश्चन कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। मतलब कहता है कि हमारे जीव का कौन सा भाग है जो करवाहट के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, करवाहट के लिए। चलिए इसका आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है,
मान लीजिए कि यह मानव का जीव है। क्या है? मानव का जीव। ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए हो गया, तो यह मानव का क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है, अब इसमें नोट कीजिए, यहाँ हो जाएगा करवाहट, यहाँ हो जाएगा आपका खट्टा, यहाँ भी हो जाएगा खट्टा। इधर दोनों बगल नोट कीजिएगा नमकीन हो जाएगा, दोनों बगल नमकीन। और यहाँ क्या हो जाएगा? तीता प्लस मीठा। तो जीव का जो पीछे वाला भाग होता है वह कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो इतना जो साइड वाला भाग होता है वो दोनों तरफ जो है खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा का अनुभव कराता है। उसके नीचे ई पार्ट जो होता है जरूर, यह जो नोक जो होता है, नोक जो होता है ये वाला टिप, उसके जस्ट हल्का सा ऊपर वाला भाग जो होता है किनारा वाला, ये दोनों बगल जो है नमकीन का स्वाद का पता चलता है। क्या? नमकीन का। और यह जो होता है टिप जो सबसे आगे वाला होता है, यह जो है तीता खाइए चाहे मीठा खाइए उसका स्वाद देता है। तो इसको अच्छे से नोट कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिगर जो है ध्यान माइंड में बैठा लीजिएगा और इससे आपका क्वेश्चन जो है खत्म क्लियर हो जाएगा। अब पूछेगा कि कौन सा भाग कहता है कड़वाहट? देखिए तो कौन कहता है? तो कड़वाहट कौन है? पीछे वाला भाग है ना, तो पीछे वाला भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नोक है, टिप है, तो कहता था क्या? तीता चाहे मीठा। मध्यम भाग, तो मध्यम भाग जो है कौन हो जाता? इसमें चला जाएगा, यह हो जाएगा आपका मध्यम भाग। चलिए हो गया। तो कह रहा था कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा जो है क्षेत्र संवेदनशील है। इस फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन पूछता है बराबर, मीठा पूछ देगा, कभी तीता पूछ देगा, कभी खट्टा पूछेगा, कभी नमकीन पूछ देगा। हाँ, और ये जो है मेरे भाई, ये बीच में जो है ना, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई स्वाद जो है कलिकाएं नहीं पाई जाती। यहाँ पर कुछ रखिएगा तो पता नहीं चलेगा खट्टा है मीठा तीत है बीच वाले भाग में। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 8वां कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? आपके सामने ऑप्शन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक है, इल्तुतमिश है और खिलजी के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए बलबन जो था वह नीच कुल का था खुद अपने, लेकिन कहता था बलबन कि जब मैं नीच कुल का व्यक्ति को देखता हूं, सुनिए क्या कहता है कि जब मैं नीच कुल का व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे क्रोध से मेरा आंख बबूला एकदम लाल हो जाता है और मेरा हाथ जो है वह तलवार के म्यान तक चला जाता है, जबकि खुद जो है वह एक नीच कुल का व्यक्ति था। ठीक ना? तो अगर आपसे पूछे सिजदा पर था और पैबोस पर था तो नोट कीजिएगा, सिजदा पर था और पैबोस पर था पूछे कि किसने चलाया, तो यह चलाया आपका किसने? बलबन ने चलाया। दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त, रीति और क्या अपनाया? लौह और रक्त नीति, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था दुश्मनों के प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलबन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। कहता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन यह जो एक सफल शासक नहीं बन पाया। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि किस शासक को रक्त पिपासु स्वप्नशील पागल कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, यह जो क्या है, यह जो शासक मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी दूसरे के सुख दुख में हमेशा सोचते रहता था मैं फन्नामाई से चिन्नामाई से, इसलिए इसको जो है रक्त पिपासु स्वप्नशील और पागल कहा गया। अगर नोट कीजिएगा कौन? एमबीटी हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछे कि कृषि के लिए नए विभाग अमीर कोही की विभाग की स्थापना किसने किया मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा वो भी किसकी देन है? मोहम्मद बिन तुगलक की देन है।
इसने राजधानी दौलताबाद की स्थापना किया, राजधानी भी परिवर्तन किया, लेकिन वह अभी सफल नहीं हुआ। इसके समय क्या होता था कि यह जो है एक बक्सा जो है लगवा दिया था कि किसी व्यक्ति को दिक्कत होगा तो आप चिट्ठी लिखकर उसमें डालिएगा। तो कुछ जैसे अभी जो है कुछ उकाठू लोग, उस समय कुछ उकाठू लोग थे, क्या करते थे, गाली फाली अल्लाह फल्ला कुछ लिख कर उसमें डाल देता था। और ये समय तुगलक जो है काफी परेशान हो गया था। इसके लिए कई को जो है सेना को नियुक्त किया था कि कौन है पता लगा, तो उसमें नाम लिखकर थोड़ी डालता है कि फनामा लिखा है। बहुत मतलब परेशान किया था। अंत में जो है दौलताबाद स्थापना करता है और वहां पर राजधानी परिवर्तन ले जाता है करता है, लेकिन संयोग से वहां जाता है तो सब जो है पानी सूट नहीं करता है, मरने लगता है, फिर वहां से दौड़ल भागता है। तो लगभग जितना काम किया है इसका एक भी काम जो है सफल नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने जो है जो लगान था खेतों से, जो लगान टैक्स लेता था सिंचाई करी सब, 1/2 कर दिया, ठीक है। और 1/2 कर दिया तो हुआ क्या, 1/2 किया, कुछ दिन बाद सुखाड़ पड़ गया, सारा किसान जो है भाग गया। अब सुखाड़ पड़ गया, 1/2 भाग कहाँ देगा, 2 बोझे होगा उसमें, एक ओकरे के दे देगा तो खाएगा कहाँ, मर न जाएगा, तो सब भाग गया। तो पता लगाया तो बाद में पता चला कि हुजूर तो हाँ सुखाड़ पड़ गया। तो मतलब जितना काम किया सब इसका असफल रहा। चलिए, तो लौ और अरब की नीति किसने अपनाया, बलबन ने अपनाया। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हो गया, इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश के बारे में पूछेगा कि तांबा का जीतल किसने चलाया, तो नोट कीजिएगा यह चलाया इल्तुतमिश, ठीक है। अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। लेकिन पूछेगा कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया, तो वह है इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थायी सेना निवास रखने की प्रथा शुरुआत की खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। और सैनिकों के हुलिया अभी लिखता है ना, आपको जाते हैं बहाली में जाइएगा, चाहे फॉर्म लिखिएगा, फन्ना कुमार, इतना मीटर हाइट, गोरा श्यामला, दागे को मांगेगा तिल फिल का भरने के लिए। तो यह जो प्रथा था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया, अस्थायी सेना रखा और घोड़े दागने की प्रथा यह जो है विकसित किया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यह सारे पॉइंट नोट कीजिएगा, यह सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। लॉ आंसर क्या हो जाएगा आपका, बलबन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, हर एक पॉइंट पर अच्छा दृष्टि से आपका काफी महत्वपूर्ण है। कहता है किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाया जाता है। अगर बाघ की बात करें, कहेगा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मतलब बाघों का राज। तो बाघों का राज आपको कहते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगर पूछे कि पिछली जनगणना जो 2019 में हुआ था, किस में फिर होने वाला है, पता ना कोरोना के कारण जो हुआ या नहीं, रिपोर्ट आएगा कि नहीं। यह जो है रिपोर्ट जो है वन विभाग द्वारा जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पिछली बार जनगणना जो 19 में जो रिपोर्ट आया था, उसके तहत बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो नोट कीजिएगा बाघों की कुल संख्या 2967 है। कितना है, 2967 था, जिसमें मध्य प्रदेश अकेले नोट कीजिएगा 526, जिसमें मध्य प्रदेश में कितना है बाघों की संख्या 526 है, और इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। पूछे यह रिपोर्ट कितने वर्षों पर प्रकाशित होता है, तो नोट कीजिए 2 वर्षों पर। पिछली जनगणना के अनुसार कितने कुल बाघों की संख्या 2967 है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितना है 526 बाघ है। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। कहता है कौन सा साम्राज्य जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर फटाफट बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कहता स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल, तुगलक, चालुक्य या परमार। तो देखिए स्थानीय स्वशासन के लिए जो है प्रसिद्ध था वह था चोल। कौन था, चोल था। अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोल हो जाएगा। चोल वंश जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। नोट कीजिएगा चोल के संस्थापक पूछेगा कौन है, तो नोट कीजिएगा चोल के संस्थापक जो है विजयालय।
कौन है? विजयालय है। दूसरा क्वेश्चन पूछे चोल की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर। चोल की राजधानी कहाँ है? तंजौर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। चलिए, तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए, हो गया। अब देखिए, गणमा क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा द्वीप हो जाएगा? होन्शु द्वीप हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। चलिए, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है। ये जितने भी न्यूमेरिकल छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सभी पिछली बार जो बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, अब कहिएगा इतना हल्का है सर, कहाँ आपको भी हम दिखा भी देंगे लास्ट में। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ। कहता है ब्रह्मा कि शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? शतरंज दिवस। तो शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई है, 4 जुलाई है, 11 जुलाई, 29 जुलाई। अब तो आसानी से मान सकते हैं क्योंकि 4 जुलाई को आप जानते हैं, पिछली क्लास में ही हमने बताया थे कि 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, ब्रिटेन का जो है गुलाम था। 11 जुलाई को बताया था जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बच गया कौन? 20 है ना, कौन? 20, ए नंबर ऑप्शन हो गया। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विजय कारगिल दिवस कब मनाते हैं तो नोट कीजिएगा 26 जुलाई को। तो फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कहता है कि ब्रिटिश काल के दौरान वो कौन सा एक्ट जो आया था, बहुत सारे एक्ट आए थे, उसमें से नहीं था। ठीक ना, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1919 का ट्रांसपोर्ट अधिनियम है, 1955 का अधिनियम है, 1833 का चार्टर एक्ट है। तो क्या होगा आंसर इसका? फटाफट बोलिए। ठीक ना, देखिए क्या होगा आंसर। बात करें 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर एक्ट जो है, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था। व्यापारिक मामले सबको देखने के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, दो जो है व्यवस्था किया गया था 1773 का चार्टर एक्ट में। 1919 में जो एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ, केंद्र में 2 सदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कब? 1919 में। देखिए आज फिर कुतबा पटना का कुत्ता सब बहुत होशियार हो गया है, पढ़ने चला आता है। चलिए, तो 1919 में क्या है, केंद्र में 2 शासन व्यवस्था किया गया, 2 सदनात्मक। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1833 का चार्टर एक्ट के तहत नोट कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी जो था भारतीय संविधान में इसका महत्व था, लेकिन 1955 का जो एक्ट था, इसका हमारे संविधान निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। तो आंसर हो जाएगा 1955 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया? यह कह है को कहां फहराया? तो देखिए, स्वतंत्र तिरंगा ध्वज को मैडम भिखारी कामा जो है, मैडम कामा ने कहां फहराया था? इसका आंसर क्या होगा? पेरिस है, लंदन है, स्टुअर्टगार्ड है या जेनेवा होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्टुअर्टगार्ड। कहां? स्टुअर्टगार्ड।
नोट कीजिएगा स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछे लंदन किस नदी किनारे है, नोट कीजिएगा टेम्स नदी किनारे है। अगर आपसे पूछे पेरिस किस नदी किनारे है, सीन नदी के किनारे है। क्या? चलिए, तो स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराई थी मैडम निकाजी कामा? स्वतंत्रता तिरंगी स्वतंत्रता को, तो हो जाएगा स्टुटगार्ट। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। कहता है पुस्तक द लॉलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है, पारो आनंद है, बराक ओबामा है या हर्षवर्धन है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? कि पुस्तक है द लॉलैंड के पुस्तक क्या है? द लॉलैंड। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। कौन हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। अगर पूछे कि बिंग गांधी यह किसका है, तो यह है पारो आनंद का। नोट कीजिएगा बिंग गांधी किसकी पुस्तक है? पारो आनंद का है। ठीक है, बराक ओबामा का है द प्रॉमिस लॉ। बराक ओबामा का कौन सी पुस्तक है? द प्रॉमिस ऑफ लैंड। क्या है? द प्रॉमिस ऑफ लैंड जो है किसका पुस्तक है? बराक ओबामा का पुस्तक है। ठीक है, द प्रॉमिस लैंड। ठीक है, क्या है? द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड किसका है? बराक ओबामा का। ठीक है, तो पुस्तक क्या है? द लॉलैंड किसका है? लैंड झुम्पा लाहिड़ी का है। बिंग गांधी किसका है? पारो आनंद का है बिंग गांधी। और द प्रॉमिस लैंड किसका है? बराक ओबामा का। पूछेगा डी हर्षवर्धन का रत्नावली। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस महादेश में सर्वाधिक देश है? कहता है किस महादेश में सर्वाधिक देश है, या देशों वाला महादेश जो है किस महादेश को कहा जाता है? देखिए ए में कहता है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका। तो देखिए अगर बात करें उत्तरी अमेरिका का तो नोट कीजिएगा उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। ठीक है, अगर बात करते हैं यूरोप का तो यूरोप में कितना देश है? 45 देश है। अगर बात करते हैं एशिया का तो इसमें 48 देश है। कितना देश है? 48 देश है। लेकिन बात करें अफ्रीका का तो इसमें जो है 54 देश है। कितना देश है? 54 देश है। तो अब आंसर निकल गया होगा कि किस महादेश में सर्वाधिक जो है देश है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में 54, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में पूछे तो कितना? 23, और 45 किस में है? यूरोप में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूछता है किस महादेश में कितने देश हैं। अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी, नोट कीजिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से से कियांग है, यांगत्से से कियांग है। अगर पूछे यूरोप का सबसे लंबी नदी तो यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा है। नोट कीजिएगा यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी पूछे तो नोट कीजिएगा नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है तो नोट कीजिए मेरे भाई उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। कौन है? मिसिसिपी मिसौरी है। तो यह था 16 क्वेश्चन। 17वां में आते हैं। कहता है भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? कब घोषित हुई? यानी भारत का जो प्रथम खनिज नीति था इसकी घोषणा कब किया गया था? तो यह घोषणा कब किया था? 1950, 1951, 1961 या 2008 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत में जो प्रथम खनिज नीति जो घोषणा किया गया था वो 1951 में किया गया था। ठीक है, चलिए, और 2008 में जो है नई राष्ट्रीय खनिज नीति जो है घोषित किया गया था 2008 में। नई भारत का नई जो है राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का मतलब कागज वाला नोटवा,
तो कहता है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है 1952, 1601, 1806 या 1905। तो नोट कीजिएगा, भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन जो है सबसे पहले 1806 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। फटाफट नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन आपका और बचा है, कल वाला एक न्यूमेरिकल है। चलिए तो 19वां क्वेश्चन कहता है कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगा? तो फटाफट बनाइए। तो कहता है कि एक वस्तु है 10 केजी का और उसको जो है कहाँ उठा कर रखा है? पृथ्वी से धरातल से ऊपर, भूतल से ऊपर जो है उठा करके उसको रखा है, ठीक है। कहता है उसमें निहित ऊर्जा क्या होगा? अब देखिए पिछले क्वेश्चन जो बनाया था क्लास में उसमें जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लिए थे, लेकिन इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि जी का मान जो है 9.8, मतलब कि 9.8 रकम को बनाना है, ठीक है। इसमें भी जी का मान 9.8। तो फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग तो बना दीजिएगा। चलिए तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यह भूतल है, यहां से एक वस्तु को उठा दिया है और इसकी हाइट जो है कितना है? इसका जो हाइट है 6 मीटर और वस्तु 10 केजी का। तो किसी भी तो ऊंचाई के कारण जो किसी वस्तु में जो ऊर्जा संचित होता है वह होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा होता है, और स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m का मान आपको कितना दिया हुआ है? 10 केजी। g का मान कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h का मान कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर बैठा दीजिए। m का मान कितना हो जाएगा? 10। g का मान 9.8 गुने h 6, दशमलव हटा देंगे तो ये से उड़ गया, इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा? तो 9 छक 8 छक 48 के 8 हासिल 4 9 छक 54 4 58, 588 जूल हो जाएगा, है ना। 8 छक 48 का 8 हासिल 4 9 छक 54 4 58, 588 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 588 जूल। तो नोट कर लीजिए अच्छा से। पृथ्वी के ऊंचाई से इतना ऊपर उठाए हुए है, ठीक है। अगर इसी में कहता है पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है, किसी भी वस्तु का भार जो होता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट W बराबर होता है mg, ठीक है। और भार जो होता है यह d g पर डिपेंड करता है। g का जैसे मान